स्वागत है आपका। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिटेल्स अब धीरे धीरे आने लगे हैं और जो सबसे पहला आंकड़ा हमारे पास आ रहा है रिलायंस का वो है दरअसल रिलायंस जियो के मुनाफे का, जो पिछले 6 महीने के लिए आंकड़े हमारे सामने आए हैं। रिलायंस जियो का मुनाफा 2,964 करोड़ रुपए पे आया है पूरे साल के लिए, और 6 महीने के लिए जो आंकड़ा आप आते हुए देख रहे हैं वो है 1,670 करोड़ रुपए पे। और अब हमारे सामने पूरे आंकड़े आते हुए जनवरी से मार्च का मुनाफा आया है 8,560 करोड़ रुपए, 8,690 करोड़ रुपए के मुकाबले। तो यहाँ पर जो अनुमान था करीब 8,520 करोड़ के आसपास का था मेरे ख्याल से, तो ये इन लाइन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो शुरुआती आंकड़े मेरे सामने हैं, Q4 का प्रॉफिट का जो आंकड़ा आया है वो 10,362 करोड़ रुपए आया है। ये अनुमान से थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। दरअसल ज़्यादातर एनालिस्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि मुनाफे में कुछ गिरावट दिखाई देगी, लेकिन मुनाफा 10,362 करोड़ रुपए पर आता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जो इस समय आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, 9,930 के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा था। तो 10,250 करोड़ के सामने दरअसल 110 करोड़ से बढ़ोतरी हुई है। और जो आंकड़े हमारे सामने इस समय हैं, मुनाफा तो बिल्कुल उम्मीद से बेहतर है। हमने आपको जियो के आंकड़े बताए, इसके साथ ही साथ मार्जिन के आंकड़ों पर नज़र होनी चाहिए। अच्छा, आमदनी हमारे सामने है 1,38,000 करोड़, 1,49,000 करोड़ का यहाँ पर अनुमान था। तो टॉप लाइन के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से अनुमान से कुछ कम आंकड़ा दिख रहा है। EBITDA 20,832 करोड़ रुपये पर आया है और मार्जिन 15.02% पर आए हैं। ये उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। उम्मीद हमारा अनुमान था 13.8% का। ये ओवरऑल मार्जिन की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट्स के डिटेल हमारे सामने आएंगे। दूसरी बात जो हमने आपको बताई, रिलायंस जियो पूरे साल का जो मुनाफा आया है वो करीब करीब 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आया है और आमदनी का आंकड़ा आया है, उसमें मुनाफा अनुमान से बेहतर है, आमदनी कुछ नीचे दिखाई दे रही है जो आंकड़ा हमारे सामने था। हमारा जो अनुमान था उसके मुकाबले में EBITDA लेवल पर, लेकिन अनुमान से कहीं बेहतर है। 20,515 का अनुमान था, 20,832 पर आंकड़ा आया है। मार्जिन 15% से ऊपर आई है, जो 14 से नीचे 13.8 का अनुमान था। तो ये आंकड़े जो अब तक हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोटे मोटे तौर पे अहम आंकड़े हैं हमारे सामने। अभी ब्रेकअप आना बाकी है। हमारे साथ समीर कालरा जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। समीर, कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को? मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर आए हैं। जो डिटेल में अभी इतना नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे ख्याल से वाई तो काफ़ी बेहतर है। और मुझे यहाँ पे लगता है कि जियो ने एक कहीं ना कहीं एक सरप्राइज एलिमेंट आया है। और रिलायंस रिटेल का मेरे ख्याल से, जैसे आप देख रहे हैं, अब 130 आरपू आया है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटर सिचुएशन बनी है रिलायंस के लिए। और जियो और रिलायंस रिटेल मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं रिजल्ट के हिसाब से। यही हमारी उम्मीद भी थी दरअसल कि इस क्वार्टर में आपकी नज़र ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस के कारोबार, जिसमें 2 हिस्से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं, रिफाइनिंग और पेट्रोकेम, उसकी जगह पे आपका फोकस शायद रिटेल और जियो पे ज़्यादा होना चाहिए। और इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है। पेट्रोकेमिकल सेगमेंट का जो EBIT है उसमें 3% की गिरावट देखने को मिली है। ये अनुमान था दरअसल कि कुछ गिरावट देखी जा सकती है, और उसी हिसाब से सामने आता हुआ GRM के आंकड़े अब तक मेरे सामने नहीं आए हैं, उसका मुझे इंतज़ार है। 6.50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान यहाँ पर किया गया है। पेटकेम सेगमेंट की आमदनी है 42,414 करोड़ रुपए पर आती हुई। पेट्रोकेमिकल में ये अंदाज़ा था हमें कि आपको कुछ दबाव देखने को मिलेगा इस क्वार्टर के दौरान, और रिफाइनिंग पे भी, चूँकि GRMs घटे थे, लेकिन रिफाइनिंग सेगमेंट के वो डिटेल्स अभी तक ब्रेकअप्स निकलकर हमारे सामने नहीं आए हैं। विकास सेठी हमारे साथ जुड़ते हुए। सेठी साहब, मार्जिन अनुमान से बेहतर, मुनाफा अनुमान से थोड़ा ऊपर, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट अभी तक जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छी लग रहे हैं। खास करके जो मार्जिन्स में एक सब्सटेंशियल साइजेबल इंप्रूवमेंट जो आया है वो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है। बट देखना पड़ेगा एक तो कि ये जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है ये कंसोलिडेटेड मार्जिन्स है, तो इसमें रिलायंस रिटेल का कंट्रीब्यूशन है, जियो का कंट्रीब्यूशन है, या फिर GRMs में भी जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि 8 से 8.2 डॉलर्स तक के GRMs रहेंगे, हो सकता है वहाँ पे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकता है। बिकॉज मुझे लगता है रेवेन्यूज़ एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आए हैं, उसके बावजूद हमने EBITDA और प्रॉफिट्स को अच्छा, मतलब बेटर देन एस्टिमेट्स देखा है, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है।
तो लेट अस सी फर्दर डिटेल्स कि किस तरह से ये आया है। जी हाँ, तो ये डिटेल्स फिलहाल जो हमारे सामने अब तक आ रहे हैं। रिफाइनिंग रेवेन्यू में करीब 21% की गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 87,844 करोड़ पर ये आया है। रिफाइनिंग के रेवेन्यू में 21.4% की गिरावट आई है, जो 87,844 करोड़ पे आता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट जैसे कि हमने आपको बताया, जियो का जो ब्रेकअप हमारे सामने है वहाँ पर हमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये अनुमान के मुताबिक कहा जाएगा, लेकिन जो मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है वो इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल मार्जिन हम 13.8 का प्रेडिक्शन लेकर चल रहे थे, वो 15% पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंट्रीब्यूशन समीर आपके हिसाब से कहाँ से होगा? मेरे हिसाब से ये एक आई थिंक पेट्रोकेम की मार्जिन तो नीचे होंगी, लेकिन रिफाइनरी की जितना डाउनग्रेड किया था, क्योंकि रिफाइनरी में अगर आप देखें तो रेवेन्यू डाउन इसलिए है क्योंकि मेंटेनेंस चल रही थी इस क्वार्टर में, और वहाँ पे सीजनल मेंटेनेंस होती है। तो पिछले क्वार्टर में भी देखें तो वहाँ पे भी ये सेम नंबर ड्रॉप था, और मुझे लगता है वहाँ पे पेट्रोकेम में थोड़ी बेटर मार्जिन होंगी, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस तभी आ सकता है जब आपका एक बड़ा सा बिजनेस आउट परफॉर्म करा हो एस्टिमेट्स के हिसाब से, और मेरे ख्याल से वहीं कहीं ना कहीं बेटरमेंट आई है। तो ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन आई है $8.2 पर बैरल, तो ये मेरे ख्याल से अनुमान के मुताबिक ही दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये एग्जैक्टली वही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं मार्जिन जो हैं जितना स्ट्रीट ने एस्टिमेट करा था उससे बेहतर आई हैं, और मेरे को लगता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 19% के ऐसा नियर बाय होना चाहिए। तो जीआरएम में कोई सरप्राइज नहीं है जो अनुमान था। इनफैक्ट अगर आप इसको इस तरह से एनालाइज करें, जब मैं देख रहा था समीर जो सारे रिसर्च सामने आ रहे थे, तो जो हम बेंचमार्क रखते हैं सिंगापुर जीआरएम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीआरएम में काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि क्रैक्स जो आप कह सकते हैं कि मार्जिन होते हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। उस लिहाज से अगर आप रिलायंस का जीआरएम देखते हैं 8.8 के सामने 8.2, क्या इनका मार्जिन या स्प्रेड सिंगापुर बेंचमार्क या दूसरे बेंचमार्क से बढ़ता हुआ नजर आया इस क्वार्टर में? क्योंकि वो गैप थोड़ा बढ़ता हुआ आया है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो जो एशिया क्रूड लाइट है उसका जो प्रीमियम है वो मेरे ख्याल से इनके लिए बड़ा है, और वहाँ पे इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ से इनको बेटर रिफाइनिंग मार्जिन भी मिलती है, और वहाँ पे शायद इन्होंने उसी चीज़ का बेनिफिट भी उठाया, और इसलिए वो प्रीमियम हमेशा ही, पिछली बार भी इन्होंने प्रीमियम ही रखा हुआ था और प्रीमियम ही आया था सिंगापुर से कंपेयर। सेठी साहब कैसे देख रहे हैं इस ट्रेंड को इस क्वार्टर के दौरान? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दरअसल जीआरएम सभी के कम हुए हैं। एक आम दर्शक जो पेट्रोकेमिकल का कारोबार नहीं समझते उनको मैं बता दूं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन को मापते हैं प्रति बैरल में, और जब हम कहते हैं $8.2 प्रति बैरल, तो इसका मतलब है कि एक बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने से जो मुनाफा आता है उस तेल से को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, और जो फाइनल मुनाफा आता है वो जीआरएम कहा जाता है। ये दुनिया भर में कम हुए हैं, और वही हम रिलायंस के मामले में भी देख रहे हैं कि एक घटता हुआ ट्रेंड नजर आया है। इसका आगे का अंदाजा, अनुमान, ट्रेंड आप क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल प्रदीप, देखिए जिस हिसाब से सिंगापुर के जीआरएम्स कम हुए हैं उसके कंपैरिजन में रिलायंस ने मुझे लगता है ठीक ठाक ही जीआरएम्स बनाए हैं। मुझे लगता है देखिए बहुत एक बड़ा एस्टिमेट था कि इट कुड बी $7.8 पर बैरल टू $8.2 पर बैरल, और इन्होंने जो हायर एंड ऑफ द ब्रैकेट पोस्ट किया है विच इज़ इन लाइन विथ एस्टिमेट्स या बेटर देन, मुझे लगता है जो कई ब्रोकरेजेस ने $7.8-7.7 की भी एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है जो हायर एंड ऑफ द ब्रैकेट $8.2 का रखा है, और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स है, जो एबिटा है, वहाँ पे एक बीट है जो बेटर देन एस्टिमेट्स है, डिस्पाइट द फैक्ट कि रेवेन्यूज़ में जो एक्सपेक्टेशन से गिरावट है उसके बावजूद ये पोस्ट किया है। तो आई थिंक आई वुड फील हैप्पी विद द काइंड ऑफ जीआरएम्स व्हिच रिलायंस हैज पोस्टेड इन दिस डिफिकल्ट सिनेरियो एक्चुअली। बिल्कुल सही बात है। तो दुनिया भर में सारी रिफाइनरीज के लिए ये मार्जिन कम हुआ। इस मुकाबले में अगर आप देखते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं, तो रिलायंस के जीआरएम इतने कम नहीं हुए। हम ये बात लगातार आपको बताते हैं कि जो रिलायंस की रिफाइनरी है उसका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, जो कि किसी भी रिफाइनरी की कार्यकुशलता का एक अनुमान, एक पैमाना होता है, वो काफ़ी हाई होने की वजह से ये अपने मार्जिन मेंटेन कर पाते हैं काफ़ी हद तक।
ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो रिफाइनिंग सेगमेंट की बात को पूरी करें यहाँ पे, रिफाइनिंग सेगमेंट की आमदनी में दरअसल गिरावट आई है पिछले तिमाही के मुकाबले करीब 21%, पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 6%, लेकिन जो एबिट मार्जिन है इस सेगमेंट का पिछले क्वार्टर में 4.5% तक आ गया था, वो अब सुधर के 4.8% पे आया है। तो रिफाइनिंग सेगमेंट का मार्जिन दरअसल इस क्वार्टर में बढ़ा है। आमदनी भी अनुमान से बेहतर, GRM $8.2 प्रति बैरल पे आया है, जो बिल्कुल हूबहू अनुमान के मुताबिक है। हालांकि कुछ एनालिस्ट $8 से नीचे जाने की बात कर रहे थे, हमारा पोल हालांकि 8.2 की ही बात कर रहा था और वो बिल्कुल उसी हिसाब से आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अलग अलग कारोबार पर नजर डालें और रिलायंस के लिहाज से जब हम देखते हैं तो उनके 4 अहम कारोबार कहे जा सकते हैं। जो पुराना ऑयल एंड गैस का कारोबार है उसके 2 हिस्से, एक रिफाइनिंग जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि GRM $8.2 पे आया है। दरअसल पिछले क्वार्टर के मुकाबले में यहां पर गिरावट आई है जैसा कि अनुमान था। दरअसल दुनिया के सारे रिफाइनर्स के मार्जिन कम हुए हैं तो रिलायंस के भी कम हुए हैं, लेकिन रिफाइनिंग सेगमेंट की अगर आप मार्जिन पे नजर डालें तो वो 4.5% पिछले क्वार्टर में आ गया था, वहां से सुधर कर अब 4.8% पे जाता हुआ नजर आया है। दूसरा अहम कारोबार जो ट्रेडिशनल कारोबार है पेट्रोकेमिकल का, यहां पर अगर आप देखें तो अनुमान के मुताबिक ही कुल वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है और उस लिहाज से रेवेन्यू में गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन अगर आप यहां पर भी मार्जिन देखें तो एबिट मार्जिन पिछले क्वार्टर में 18% पे आ गया था, वो सुधर कर 18.8% पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात नजर आती है। इन दोनों ही कारोबार से जो संकेत आ रहे हैं वो मार्जिन दरअसल सुधरने के हैं। हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और टारगेट इन्वेस्टिंग के समीर कालरा जुड़े हुए हैं। समीर, इन नतीजों को देखते हुए उम्मीद से बेहतर कहेंगे? जी, इसको हम उम्मीद से बेहतर कहेंगे और एक काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज है ट्रेडिशनल बिजनेस पे, क्योंकि आप ट्रेडिशनल बिजनेस देखें तो वहाँ जो मार्जिन इन्होंने दिए हैं इस क्वार्टर वो काफ़ी सीजनल से भी बेहतर है। रेवेन्यूज़ में इम्पैक्ट सीजनल आता है क्योंकि रिफाइनरी शटडाउन्स भी होते हैं तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है इनको काफ़ी शटडाउन के अलावा भी इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। पुराना जो केपेक्स था अब वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है इनको। बिल्कुल, तो ट्रेडिशनल बिजनेस, ये 2 हिस्से होते हैं इस ट्रेडिशनल बिजनेस के, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल, जहां पर बाजार को काफ़ी डर था, एनालिस्ट को डर था कि प्रदर्शन काफ़ी खराब होगा, लेकिन दोनों तरफ मार्जिन सुधरते हुए नजर आए हैं और GRM हमारी उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। जो नए कारोबार है उनकी बात करें, नए कारोबार एक रिटेल और दूसरा रिलायंस जियो। तो जियो के सब्सक्राइबर्स की संख्या 30 करोड़ के ऊपर करीब 31 करोड़ पे पहुंच गई है। पिछले क्वार्टर में ये 28 करोड़ पे थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 18.5 करोड़ पे थी। तो ग्रोथ अनुमान के मुताबिक यहाँ पर अगर आप इस सेगमेंट का एबिट देखते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो करीब 78% बढ़ा है, साल दर साल 13% बढ़ा है पिछले तिमाही के मुकाबले। और मार्जिन यहाँ पर भी पिछले क्वार्टर में थे 19.2, वो अब हो चुके हैं 19.6। तो ये एक तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार जिस पर सभी की नजर थी। सेठी साहब, जियो के कारोबार को, इस ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? 30 करोड़ का हमारा अनुमान था, करीब 31 करोड़ पे सब्सक्राइबर्स पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो सब्सक्राइबर का बाजार भी यही मान रहा था कि अराउंड 31 करोड़ के आसपास के सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो वो डेफिनेटली अच्छा है। एक आरपू का फिगर देखने की ज़रूरत है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र क्या आया है। बाकी मुझे लगता है हर फ्रंट पे रिलायंस जियो ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट वेदर बाजार ने ऑलरेडी फैक्टर किया। जी सेठी साहब, 126 रुपए, ये थोड़ा मेरे ख्याल में कम है, हम मान रहे। हाँ नहीं प्रदीप, ये जो आरपू के नंबर्स है ये एस्टिमेट से थोड़े कम नजर आ रहे हैं। 128 का अंदाजा था, 130 रुपए का आरपू था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ 129 के करीब का मेरा एक्सपेक्टेशन था, और उसके कंपैरिजन में मुझे ये 126 का जो आरपू का नंबर है वो थोड़ा वीक है। और उस लिहाज से मुझे लगता है जो नेट प्रॉफिट्स के भी जो एस्टिमेट्स थे उससे थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं जियो के नंबर्स। बट मुझे जो मैंने आपको सुना, जो रिफाइनिंग मार्जिन्स में जो 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, और वो चूंकि रिलायंस का एक साइजेबल बिजनेस है, तो उसके वजह से मुझे लगता है जो नेट प्रॉफिट्स और जो एबिटा लेवल पे जो एक वृद्धि देखी गई है या जो बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया है, दैट इज मेनली टू डू विद द ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऑफ रिलायंस, लाइक रिफाइनिंग के कारोबार पे काफी नजदीक से और थोड़े डिटेल में देखने की जरूरत होगी, क्योंकि एक देखिए ट्रेंड बन गया है, 4-5 क्वार्टर से GRM नीचे आ रहा है, उस पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले एक ओवरव्यू केवल समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए पहले नए बिजनेस पर जो आए ट्रेडिशनल बिजनेस से हटके, जियो में ये जो 2 रुपए
₹2.5 हमारे अनुमान से आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हम बताते हैं दर्शकों को कि औसत एक सब्सक्राइबर से जो आमदनी आती है हर महीने उसको आरपू कहते हैं। यहाँ हुआ यह है, ये इन्होंने जियो फोन के साथ जो ₹99 वाला प्लान दिया है वो बहुत पॉपुलर हुआ है, तो उसकी वजह से सबके हाथ में नया फोन तो है। अब वो चूंकि 99 पे है तो वो ऐसा लगता है कि एवरेज को थोड़ा नीचे खींच रहा है। लेकिन जो मैं नंबर्स कर रहा था, अगर आप देखें तो एबिट मार्जिन अब जियो का 19.2 से 19.6 हो गया। तो अगर आप 126 भी आ जाएं आरपू में, और अगर आप वॉल्यूम गेन कर रहे हैं और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और आपकी कॉस्टिंग कम है, आपको ये समझना पड़ेगा 19.6 आज की डेट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में हाईएस्ट होएगी। और इसलिए मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट इनको देना पड़ेगा वैल्यूएशंस के टर्म पे भी, क्योंकि आप मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, उसमें मार्जिन इंप्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर पा रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है ये आई थिंक मार्केट लेट गो कर देगा। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आप 31 करोड़ सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच रहे हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में 18.5 करोड़ था, तो 18.5 करोड़ से बढ़ करके 31 करोड़ पर आने के लिए आरपू थोड़ा सा कम करना पड़ा है, लेकिन मार्जिन बढ़े हैं। तो दरअसल आपको तो ओवरऑल फिर मार्जिन के नंबर से ही फर्क पड़ता है। अगर मार्जिन भी कम हुए होते आरपू के साथ साथ तो शायद बाजार को ज़्यादा बुरा लगता है। ये आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जियो इस समय बड़ा कंट्रीब्यूटर और एक बिजनेस ड्राइवर बन के सामने आएगा, ये सभी को लग रहा था। और साथ में जो एक और सेगमेंट जिस पर नज़र थी वो है रिटेल, क्योंकि ऑर्गेनाइज रिटेल का जो कारोबार है उसके आंकड़े में एक बार आपको बता दूं, इस पर राय लेते हैं। रेवेन्यू जो है पिछले साल के मुकाबले साल दर साल करीब 52% बढ़ा है, 51.6 ये आंकड़ा है रिटेल का। अगर आप केवल एरिया देखें तो पिछले क्वार्टर के आखिर में 20.6 मिलियन स्क्वायर फीट था, वो 22 हो गया है। 1.4 मिलियन 14 लाख स्क्वायर फीट इसी क्वार्टर के दौरान जुड़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर भी मार्जिन इंटरेस्टिंग है। पिछले पूरे साल के मार्जिन रिटेल के अगर आप देखें तो वो समीर 3% पे थे, इस पूरे साल में बढ़कर 4.2 पे आ गए। पिछले क्वार्टर में 4.2 था, इस क्वार्टर में 4.7 पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर आप 2 मिलियन 10% आपने स्क्वायर फीट बढ़ाया, 20 से 22 हुए, लेकिन उसमें आपकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी है या जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोला जाता है वो आपका काफ़ी अच्छा सिचुएशन जा रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर वही हो रहा है कि जो आपका पर बिलिंग है, कस्टमर पर बिलिंग है, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है अब। क्योंकि पहले आप एक सर्टेन लिमिट में थे, अब आपके बाकी जो रिलायंस रिटेल है, डिजिटल है, उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा हो रही है, तो वो बिग टिकट बिलिंग ज़्यादा है और वहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाती है। ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा बेहतर मार्जिन वाले प्रोडक्ट शायद ज़्यादा बिक रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है हमें इन सारे आंकड़ों को देखते हुए। ये तो बिल्कुल साफ है क्योंकि रेवेन्यू आपकी 52% बढ़ रही है और एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 81% बढ़ रहा है। तो मार्जिन में जो बढ़ोतरी है वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होती हुई 2 क्वार्टर पहले, पिछले साल इस क्वार्टर में आप 3.9 पे थे, अब 4.7 पे आ चुके हैं रिटेल में। और रिटेल का कारोबार दरअसल काफ़ी साइजेबल कंट्रीब्यूशन अब आपके वैल्यूएशन में तो करता ही है। सेठी साहब, आप कैसे देखते हैं रिटेल के इस आंकड़े को? नहीं प्रदीप, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है रिटेल का, खास करके मार्जिन 4.7% जो कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे मार्जिन्स हैं। हालांकि हम एस्टिमेट्स भी यही कर रहे थे कि समवेयर अराउंड दिस ये मार्जिन्स आएंगे, बट बहुत अच्छी दर से रिटेल बिजनेस ने ग्रो किया है, बहुत अच्छे मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं। ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छे नंबर्स रहे हैं, बट दे आर इन लाइन विद व्हाट द मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल, चलिए वापस लौटते हैं और ओवरऑल अब इन नतीजों को एक बार एनालाइज करते हैं। समीर, आप अलग अलग सेगमेंट के डिटेल काफ़ी मेहनत से जमा करने में देख रहा हूँ, क्या हाइलाइट्स आपके हिसाब से क्या निकल कर आया इस नतीजे में? तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस रिजल्ट में एक चीज़ थी कि क्योंकि मार्च एंड के रिजल्ट हैं तो बैलेंस शीट बाहर आती है, और बैलेंस शीट में इम्पोर्टेंट अब रिलायंस के लिए ये हो गया है क्योंकि आपका केपेक्स पेट्रोकेम में और जियो में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कैश फ्लो सबसे बड़ा एक वैल्यूएशन ड्राइवर था 2019 में जो बम्प अप आया स्टॉक में, और उसको कंटिन्यू रखने के लिए FY20 में भी कैश ही ड्रिवन रैली कहीं ना कहीं क्रिएट होगी। तो अगर आप इस बारी का कैश देखें तो वो एक 58,000 था 2018 में मार्च, अब वो बढ़ के 78,000 हो गया है। सो मतलब 20,000 करोड़ का आपका नेट कैश फ्री कैश फ्लो आपने क्रिएट करा
एक साल में, जो मेरे हिसाब से ये सारे निवेश करने के बाद जी, तो आपकी बुक्स में वो पड़ा हुआ है। उसके अगेंस्ट आपने जो डेट इंक्रीमेंटल लिया है वो हार्डली एक 60,000 करोड़ का है, जो मेरे ख्याल से चाहिए था, क्योंकि जियो में फाइबर में एक्सपेंशन हो रही थी। तो नेट अगर आप डेट एक्सपेंशन देखें तो वो 40,000 करोड़ का ही हुआ है, जबकि पिछले 2 साल में कम से कम 70 से 80,000 करोड़ हो गया था। तो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पीक ऑफ हो रही है डेट की, और वो आगे जाके हाँ, तो FY20 में मुझे लगता है डीलेवरेजिंग जो होगी वो काफ़ी स्पीड अप करेगा, चाहे वो पेट्रोकेम के डील्स हों, चाहे रिफाइनरी के डील्स हों, चाहे रिटेल पे एंड पे डील हो। मुझे लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं डीलेवरेजिंग काफ़ी अच्छा ड्राइवर होगा FY20 के लिए। तो ये एक अच्छी बात जो ढूंढ कर लाए हैं समीर कालरा हमारे लिए, वो कह रहे हैं कि टोटल कैश एक्रीशन बढ़ा है, और उस हिसाब से नेट डेट अगर आप देखें, यानी नए कर्ज और नए कैश को प्लस माइनस करके जब देखते हैं तो कुल नेट जो डेट में बढ़ोतरी हो रही है वो दरअसल कम है साल दर साल। तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा जो बाजार को पसंद आएगा सालाना आंकड़ों में बैलेंस शीट को एनालाइज करते हुए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो ट्रेडिशनल कारोबार हैं यानी रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल, जहां पे दबाव की आशंका थी, मार्जिन सुधरते हुए नजर आए हैं, आगे का इनका आउटलुक क्या होता है और फिर ओवरऑल पूरी कंपनी के लिए आगे का आउटलुक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं, जाने बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है रिलायंस के 2 सेगमेंट में आप इसको मोटे तौर पे देख सकते हैं, रिफाइनिंग और मार्केटिंग, और साथ ही साथ जो दूसरा कारोबार है पेट्रोकेमिकल्स का, एक तीसरा सेगमेंट ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन का भी है इस कारोबार में, जिसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है। तो 2 जो अहम कंट्रीब्यूशन करने वाले सेगमेंट्स हैं उनकी बात करें। रिफाइनिंग की आप सेठी साहब पहले भी बात कर रहे थे, हम आपको दिखाते हैं पिछले 5 क्वार्टर में जो GRM का ट्रेंड है, इस बार भी गिरावट आई है, लेकिन वो एक जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है GRM में लगातार गिरावट का, और खास बात यह है कि ये सिर्फ रिलायंस का ट्रेंड नहीं है, ये सारे दुनिया के तमाम रिफाइनरीज की, खासतौर पे अपनी एशियन रिफाइनरीज का पक्के तौर पे ये ट्रेंड देखने को मिला है। ये आपको दरअसल क्या बताता है और आगे के लिए क्या अनुमान है? नहीं, देखिए जिस तरह से जो रिलायंस ने GRM पोस्ट किए हैं $8.2 पर बैरल के, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हायर एंड पे थे, क्योंकि बाजार में कई तबके मान रहे थे कि ये $8 के नीचे भी आ सकते हैं। तो उस लिहाज से रिलायंस ने अच्छे GRM पेश किए, हालांकि पिछले क्वार्टर से कम है, बट वो सिंगापुर के GRM जब कमज़ोर है तो उसके ऊपर ये वीक होने वाले ही थे। और दूसरा, स्ट्रॉन्गर रुपी होने के बावजूद कंपनी ने ये जो रिफाइनिंग जो बिज़नेस है उसका एक अच्छा नतीजा पेश किया है। तो ऑन एंड ऑल मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स है, एंड आई थिंक ये जो नए बिजनेसेस के कंपैरिजन में मुझे लगता है इस क्वार्टर में पुराने बिजनेसेस ने भी अच्छा किया है। तो यहाँ पर देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में $8.8 से $8.2 पे GRM आ गए, यानी $6 की गिरावट आई। GRM यानी एक बैरल तेल को प्रोसेस करके जो कमाई होती है उसको आप समझ सकते हैं, वो GRM है, वो मार्जिन है। इस क्वार्टर में जो देखने को मिला, सिंगापुर एक बेंचमार्क होता है दुनिया सारे एशिया के जो रिफाइनरीज हैं उनके लिए, उनकी GRM दरअसल $4.3 प्रति बैरल से घट के 3.2 पे आई, यानी वहाँ पर $1.10 की गिरावट आई। और GRM की रिफाइनिंग मार्जिन में, GRM में केवल 60 सेंट की गिरावट है, यानी जो बेंचमार्क गिरावट है या जो औसत गिरावट है एशियाई रिफाइनरीज के लिए, उससे केवल आधी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो सिंगापुर के जो मार्जिन आए हैं उस पर $5 का एक प्रीमियम हासिल किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। और अगर आप पिछले क्वार्टर में इसी को कंपेयर करें तो उस समय तकरीबन $4.5 या $4.40 का ही प्रीमियम हासिल हुआ था। ये जो प्रीमियम दरअसल बढ़ा है GRM में, इसको सेठी साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो रिलायंस के GRM है वो नॉर्मली सिंगापुर GRM से अच्छे इसलिए ही रहते हैं, या जो एक प्रीमियम इनको मिलता है वो इनकी रिफाइनरी जो कॉम्प्लेक्स है, जो उनकी क्षमता है कॉम्प्लेक्स क्रूड को रिफाइन करने की, तो उसकी वजह से रहता है। मुझे लगता है ये जो लोअर और हेवी जो क्रूड का जो डिफरेंशियल है, वहाँ पे ऐसे बाजार मान रहा था कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, वो जो डिफरेंशियल है वो काफ़ी कम होगा, तो वो नहीं हुआ होगा। फिर जो गैसोलीन और डीजल के भी जो स्प्रेड है उसमें भी एक ज़्यादा फॉल की बात थी। तो मुझे लगता है वहाँ पे उन जगहों से इनको मदद मिली है, और उसके कारण से इन्होंने जो अपना प्रीमियम है ओवर सिंगापुर GRMs वो पिछले क्वार्टर से अच्छा करके $5 का प्रीमियम कमाया है, एंड दैट हैज़ लेड टू कि ये जो कम रिडक्शन हुआ है कंपेयर टू सिंगापुर GRMs, ये जो रिलायंस के GRM में सिर्फ 60 सेंट का रिडक्शन हुआ है, आई थिंक दैट वुड बी बिकॉज ऑफ दैट। तो ये तो देखिए साइक्लिकल होता है,
यानी पूरे इंडस्ट्री में दुनिया भर में ये ट्रेंड चलते हैं, कुछ कभी रीजनल ट्रेंड होते हैं और कभी ग्लोबल ट्रेंड मोटे तौर पे होते हैं। तो वो ट्रेंड दिख रहा है कि जीआरएम सबके नीचे जा रहे हैं, तो रिलायंस के भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस सेगमेंट का मार्जिन देखें, और समीर इस पे आपका व्यू क्या होगा? देखिए, अगर आप रिफाइनिंग सेगमेंट का कारोबार देखते हैं, उसकी रेवेन्यू इस क्वार्टर में करीब 21% से घटी है। इस सेगमेंट का जो एबिट है वो करीबन 17% से घटा है, यानी एबिट में गिरावट थोड़ी कम आई है, ये आप कह सकते हैं। दरअसल पूरा जो क्वांटम था, वॉल्यूम था, उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर में करीब 18 मिलियन टन क्रूड इन्होंने प्रोसेस किया था, इस बार केवल 16 मिलियन टन क्रूड ही प्रोसेस किया गया है। क्योंकि प्रदीप, वो ये सीजनल एडजस्टमेंट होती है। अगर आप वाई कंपेयर करें रिफाइनरी को, तो उसमें सिचुएशन आपको बेटर दिखेगी। हाँ, तो वहाँ पे 16.7 था। हाँ, यानी इस सीजन में शटडाउन शायद पिछले साल भी हुए होंगे और इस साल भी हुए। तो इसमें एडिशनल, क्योंकि शटडाउन, क्योंकि पिछले साल जो कैपेसिटी थी वो कम थी कंपेयर टू, और इस टाइम जो कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी। तो इसलिए आपको वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ड्रॉप दिख रहा है वो काफ़ी बड़ा, वो ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, बड़े हुए। लेकिन आप वाई ड्रॉप देखें तो वो इतना बड़ा ड्रॉप नहीं दिख रहा, पर ये सीजनल ट्रेंड है। हाँ, अच्छा, लेकिन एक बात आप बताइए, जो आप टेलीकॉम के मामले में कह रहे थे, यहाँ पर भी आप देखिए पिछले क्वार्टर में 4.5% की मार्जिन थी, एबिट मार्जिन। इस बार वो 4.8 हो गई है। पूरे साल के लिए 5% पे है। लेकिन क्या बॉटम आउट होते हुए कहीं ये नजर आ रहे हैं, ऐसा कहेंगे, या एक एनालिस्ट के नजरिए से एक ग्लोबल साइक्लिकल ट्रेंड जब आपके खिलाफ जा रहा है, रिलायंस के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वहां पे सबके जीआरएम घट रहे हैं, उस स्थिति में क्या एनालिस्ट ये एबिट मार्जिन के 30 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट को पॉजिटिवली लेंगे? मेरे ख्याल से एटलीस्ट मैं पर्सनली इसको काफ़ी पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि जब आपके जीआरएम डाउन जा रहे हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एबिट मार्जिन को इम्प्रूव करना। और हर एनालिस्ट मेरे ख्याल से यही पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, क्योंकि उनके एस्टिमेट्स में हमेशा एबिट मार्जिन जीआरएम के कंटिन्यूएशन में चलती है, और जीआरएम गिरना और एबिट मार्जिन बढ़ना, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। वो 0.3 ही है, लेकिन वो 30 बिप्स जो है वो काफ़ी बड़ा चेंज ओवर आ जाएगा, क्योंकि आप अब ये नहीं बोल सकते कि अगर आगे भी जीआरएम गिरा तो रिलायंस के रिफाइनरी मार्जिन गिरेंगे। ओके, एटलीस्ट ये क्वार्टर में वो सिस्टमैटिक डिफरेंस दिखा देते हैं, और आगे के फोरकास्ट में कहीं ना कहीं वो चेंज ओवर दिख जाएगा। तो चलिए, इस चर्चा को खत्म करने का वक्त आ रहा है, लेकिन एक कमेंट उसके पहले आपसे मैं पेट्रोकेमिकल पे लूंगा। यहाँ पे भी देखिए जो वॉल्यूम है 9.7 मिलियन टन से इस बार 9.4 मिलियन टन पे आ गया है। उस हिसाब से रेवेन्यू कम हुआ है, और साथ में एबिट भी कम हुआ है, मुनाफा भी कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एबिट मार्जिन है, पिछले क्वार्टर में 18 था, इस बार 18.8 है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 17 के भी नीचे था। ये ट्रेंड भी इंटरेस्टिंग है। तो सेम वही सिस्टम पे अगर आप पेट्रोकेम पे जाएंगे, तो वहीं वो जो एशियल क्रूड लाइट है, वहाँ पे अगर इनको परचेजिंग में बेनिफिट मिला है, तो वो पेटकेम में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, क्योंकि आप रिफाइनरी पे जाएंगे तो वहाँ मार्जिन आपकी बेटर ऑफ है, क्योंकि आपकी परचेजिंग बेटर ऑफ है। तो एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली और सस्ता पड़ेगा आपको। तो इसलिए मेरे को लगता है वहाँ कॉस्ट एफिशिएंसी काफ़ी हुई है फैक्ट्री लेवल्स पे, और उस चीज़ का बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से हर एक सेगमेंट में मार्जिन उम्मीद से बेहतर आए हैं, और यही वजह है कि आप जो कह रहे थे कैश फ्लो एक्रीशन काफ़ी अच्छा हुआ, ये हाईलाइट दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरी मिनट है, सेठी साहब जल्दी से बताइए, इस नतीजे को देखते हुए अब आप इमीडिएटली क्या रिएक्शन देखते हैं, क्या करेंगे एक ट्रेडर के नज़रिए से स्टॉक में, और एक निवेशक के नज़रिए से 6 महीने साल भर के आपके टारगेट अब रिलायंस पे क्या है? देखिए प्रदीप, ये जो नतीजे आए हैं, नतीजे बहुत ही इम्प्रेसिव है, हर फ्रंट पे अच्छे हैं। बट इस स्टॉक में हमने हाल ही में एक अच्छी बढ़त ऑलरेडी देखी है, तो नतीजों के बल पे मुझे लगता है स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखी जा सकती। बट इसमें और भी खबरें जो चल रही है, जैसे सऊदी अरब को इंटरेस्टेड है इनके रिफाइनिंग बिजनेस में 25% स्टेक लेने में। अगर उस तरह की कोई डील आती है, या फिर इनके जो शिपिंग लाइन्स है उसमें जापानीज़ कंपनी मित्सुई ओएसके ने स्टेक लिया है, और इन्होंने एक हेमलीज करके चाइनीज टॉय कंपनी को भी खरीदा है, तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। कोई भी गिरावट आती है या करंट लेवल्स पे भी एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग करनी चाहिए। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा इसमें 1750 रुपए का। समीर, तो मेरे को लगता है FY20 रिलायंस के लिए कैश क्रिएशन वाली सिचुएशन बनेगी, डीलेवरेजिंग काफ़ी हैवी होएगी, और वहाँ पे कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो मूवमेंट रहेगी,
और जियो टावर और जियो फाइबर इन्होंने ऑलरेडी ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे को लगता है एक शॉर्ट टर्म के लिए 1500 का व्यू मेरे लिए अगले 2 से 3 महीनों में है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब और समीर, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।